बस बस चलो हो गया पैक। गर्मी तो नहीं हो रही? होगी तो मास्क उतार देना, ठीक है? बाकी सबका उतर गया, तुम्हारा रह गया। चलो देखो, वो कुंडी लगा दो, डिस्टर्बेंस ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चेंजेस देखो, नेचर हमेशा अपने आप को क्या करना चाहती है? चेंज करना चाहती है। हम सब लोग जानते हैं कि चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, चाहे वो वेदर का चेंजेस हो, किसी भी चीज़ का चेंज हो। अर्थ अपने आप को हमेशा, अर्थ क्या कोई भी चीज़ अपने आप को हमेशा चेंज करना चाहती है, हमेशा कंटिन्यूसली चेंजेस होते रह रहे हैं, भले वो हमें दिख नहीं रहे हैं लेकिन चेंजेस होते रह रहे हैं। तो अगर हम बायोलॉजी के टर्म्स में बात करें तो चेंजेस दो तरह से आएंगे। कितने तरह से? पहला तरीका होगा आपका इवोल्यूशन, क्या होगा? दूसरा तरीका होगा आपका म्यूटेशन, ठीक है? जो भी चेंजेस आने वाले हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो दो मेथड से आते हैं। पहला होता है इवोल्यूशन और दूसरा होता है म्यूटेशन, ठीक है? तो पहले इवोल्यूशन और म्यूटेशन में फ़र्क क्या है, इस चीज़ को हम देख लेंगे। उसके बाद हम कैरी ऑन करेंगे इवोल्यूशन के साथ, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है? इवोल्यूशन है, ठीक है? पर मैं चाहती हूँ दोनों चेंजेस के बारे में आप जान लो, तो मैं उसमें पहले फ़र्क लिखवा दे रही हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट कर लेना, फिर मैं इन दोनों को एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है? चलो, एक तरफ हेडिंग डालो इवोल्यूशन, दूसरी तरफ लिख लो म्यूटेशन। इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं ग्रेजुअल चेंजेस, ग्रेजुअल चेंजेस ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और अगर मैं बात करूं म्यूटेशन की तो ये होते हैं सडन चेंजेस, ठीक है? इवोल्यूशन की अगर बात करूं तो वो होते हैं ग्रेजुअल चेंजेस, मतलब धीरे धीरे आने वाला कोई चेंज। म्यूटेशन की अगर बात करूं तो वो होते हैं सडन चेंजेस, अचानक से कोई होने वाला चेंज, ठीक है? अच्छा, दूसरा अगर मैं पॉइंट बताऊं इवोल्यूशन में तो ये होती है पॉपुलेशन फेनोमेना, मतलब कि ये पूरी की पूरी एक पॉपुलेशन पे होगी। मान लो किसी एरिया के कोई लोग हैं, उन सभी लोगों पे इवोल्यूशन के द्वारा अगर कोई चेंज आया है तो उन सभी लोगों पे आएगा, किसी एक में नहीं आएगा, पूरी की पूरी एक पॉपुलेशन पे आएगा, ठीक बात? लेकिन अगर मैं बात करूं म्यूटेशन की तो म्यूटेशन किसी एक ऑर्गेनिज्म पे आता है, किसी एक इंडिविजुअल पे आता है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों में। इवोल्यूशन एक पॉपुलेशन पे आने वाला चेंज है और म्यूटेशन जो है वो एक इंडिविजुअल पे आने वाला चेंज है। क्योंकि ये सडनली हो रहा है तो किसी एक इंडिविजुअल के डीएनए में कुछ चेंज हो गया होगा, तभी उसमें क्या हुआ है? म्यूटेशन। और अगर इवोल्यूशन की बात करूं तो धीरे धीरे इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से या यूज़ डिसयूज़ के आधार पे और भी कई सारे बेसिस होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, उस बेसिस पे धीरे धीरे सभी इंडिविजुअल में चेंज आने लगते हैं, किसी एक पॉपुलेशन के, किसी एक एरिया के, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ इवोल्यूशन तो ये एक पॉपुलेशन फेनोमेना है। क्या है? पॉपुलेशन फेनोमेना। फेनोमेना मतलब होता है घटना, है ना? पॉपुलेशन पे होने वाली घटना है ये। और अगर मैं बात करूँ म्यूटेशन की तो ये है इंडिविजुअल फेनोमेना, इंडिविजुअल फेनोमेना, ठीक है? तो ये दो फ़र्क होता है हमारा इवोल्यूशन और म्यूटेशन में, क्लियर? अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो जैसे पहले हमारे पूर्वज हुआ करते थे, हम सब जानते हैं बंदरों की तरह हुआ करते थे, यानी कि उनके बॉडी पे बहुत हेयर्स होते थे और चारों पैर से अपने चलते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो दो पैर पे चलना शुरू किए, फिर धीरे धीरे बॉडी हेयर्स कम होते गए। अभी अपने कुछ डिकेड्स पहले देख लो, खास करके मेन वगैरह पे बॉडी हेयर्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। पहले कुछ हीरो वगैरह को भी आप देख सकते हो, पुरानी जो मूवीज़ वगैरह हैं उसमें आप देख सकते हो बॉडी हेयर्स बहुत ज़्यादा होते थे, ठीक है? धीरे धीरे ये चेंजेस आते गए हैं, बॉडी हेयर्स कम होते गए हैं। हालांकि अब अदर मेथड्स भी यूज़ करते हैं बॉडी हेयर्स कम करने के लिए, लेकिन यूजुअली अगर आप कॉमनली देखोगे तो बॉडी हेयर्स कम होते गए हैं, ठीक है? तो ये एक तरह का इवोल्यूशन है और ये सारे लोगों पे हो रहा है, सारे ह्यूमन बींग्स पे हो रहा है। तो ये क्या है? इवोल्यूशन है, क्योंकि एक पॉपुलेशन पे हुआ और धीरे धीरे कई सालों में ये चेंज आया है और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में वो चेंज आया है,
बंदरों पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पे हम पे ऐसा चेंज आ गया कि हमारे ऊपर बहुत कम बाल हैं, ठीक है। तो ये आपका इवोल्यूशन है। लेकिन अगर मैं म्यूटेशन की बात करूँ तो अचानक से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आ गया किसी को, तो वो हमें दिख जाता है, वो म्यूटेशन है। जैसे कि अगर मान लो अभी आपने जेनेटिक्स का चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो जेनेटिक्स वाले चैप्टर में हमने देखा था कई सारे डिसऑर्डर्स प्रेजेंट थे। सिकल सेल एनीमिया की अगर बात करते हैं तो उसका जो जीन होता है ना, GAG है ना, उस जीन में म्यूटेशन आ जाता था। उस जीन में म्यूटेशन आने की वजह से वो ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाता था, सिकल सेल एनीमिया हो जाता था। तो वो किसी एक ऑर्गेनिज्म पे हो रहा है, एक इंडिविजुअल पे हो रहा है, ये सारी पॉपुलेशन पे इकट्ठे नहीं हो गया है, किसी एक आध में कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है, या फिर उसके बच्चों में देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे लोगों, उसके आसपास के सारे लोगों में ये चेंज आया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है आपके म्यूटेशन का। अच्छा, म्यूटेशन कॉज करने के कुछ एजेंट्स होते हैं, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स जिसे हम कहते हैं, तो उसका नाम होता है म्यूटाजेंस। तो आप जहाँ म्यूटेशन लिखे हो वहाँ लिख सकते हो म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस मतलब होता है म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स, कॉजिंग एजेंट्स मतलब कि ऐसे एजेंट्स जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, जिनकी वजह से म्यूटेशन होता है, ठीक है, लिख लो। देखो क्या है ना, म्यूटेशन क्योंकि सडनली अपीयर होता है तो साइंटिस्ट वगैरह फाइंड करने की कोशिश करते हैं आखिर ये हुआ क्यों, ये चेंजेस आए क्यों हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ रीज़न्स हमें मिल चुके हैं और बहुत सारे रीज़न्स तो नहीं मिल पाते, लेकिन कुछ रीज़न्स हमें मिल चुके हैं। तो वो रीज़न, वो फैक्टर्स जिनकी वजह से म्यूटेशन हो रहा है, हम उन फैक्टर्स को कहते हैं म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस आपके यूवी रेज हो सकते हैं। यूवी रेज जानते हो, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, जो सन से कुछ किरणें आती हैं उसमें बहुत सारी रेज होती हैं। आप अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आप पढ़े होंगे कि सबसे पहले होती है कॉस्मिक रेज, फिर होती है अल्ट्रा वायलेट रेज, फिर होती हैं आपकी शायद विजिबल रेज, फिर आती है विजिबल लाइट आती है, उसके बाद इंफ्रारेड आती है, रेडियो वेव्स आती हैं, ऐसे करके आपका एक सीक्वेंस होता है। तो हम बात करें अल्ट्रा वायलेट रेज की, यानी कि जिनकी वेवलेंथ आपके विजिबल लाइट से कम है, ठीक है, तो वो आपको ऐसे दिखती तो नहीं है, लेकिन वो आपके स्किन के लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा किसी की स्किन सेंसिटिव है या फिर उनके अंदर जो मेलानिन है उनकी बहुत कमी है, या मैं कह दूँ गोरे लोग जो ज़्यादा हैं, उनमें क्या होगा, उनमें अगर लाइट पड़ रही है, ऐसे एरिया में चले जाए जहाँ पे यूवी रेज बहुत ज़्यादा पड़ रही हो, तो उनको स्किन कैंसर होने के चांस हैं। उनके जीन में कोई ना कोई म्यूटेशन आ जाएगा जिनकी वजह से उनको स्किन कैंसर होने लगेगा, ठीक है। तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज एक रीज़न हो गया म्यूटेशन कॉज करने का। तो अल्ट्रा वायलेट रेज को हम क्या कह देंगे, म्यूटाजेंस कह देंगे। तो इसमें आप लिख सकते हो, एक एग्जांपल लिख सकते हो म्यूटाजेंस में, यूवी रेज, और एक और होता है इथीडियम ब्रोमाइड, ETBR उसे लिखते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड। हालांकि ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो उसमें अपने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, पर क्योंकि ये टॉपिक यहाँ आ रहा है तो मैं चाह रही हूँ उससे रिलेटेड आप जो भी चीज़ें हैं जान लो, ठीक है। यूवी रेज, अच्छा सॉरी ये रेज है, यूवी रेज और इथीडियम ब्रोमाइड ETBR। ये रे नहीं है, ये एक सॉल्यूशन है, इथीडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है, रेड कलर का ये सॉल्यूशन होता है, और कोई भी म्यूटेशन अगर कॉज करना हो तो इसके लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये लेबोरेटरी वगैरह में आप यूज़ करते हैं, ये कोई रे नहीं है, ठीक है। यूवी रे आपका सनलाइट से मिलता है, ये एक तरह का केमिकल है, आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, रेड कलर का सॉल्यूशन होता है, मैं ये भी बता दे रही हूँ। चलो, तो ये तो रहेगा आपके म्यूटाजेंस की बातें हो गई है, ठीक है। खैर हमें इस पे ज़्यादा फोकस तो करना नहीं है, हमारा चैप्टर क्या है, इवोल्यूशन। तो हम आगे जो भी बातें पढ़ेंगे वो इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इवोल्यूशन में सबसे पहले इवोल्यूशन का हमारा मकसद क्या है कि हमारे अंदर जो भी चेंजेस आए हैं उन चीज़ों को पढ़ना, यही चीज़ हमें पढ़ना होता है। तो हमारे अंदर जो चेंजेस आए हैं तो हम पहले सोचेंगे कि हम आए कैसे यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए हम सोचेंगे क्या हमारे पहले भी कोई लोग आए थे, कोई लाइफ थी पहले, उसके बारे में सोचेंगे। फिर हम सोचेंगे पहली बार कौन सी लाइफ आई थी,
फिर हम सोचेंगे अच्छा लाइफ आई थी अर्थ पे तो अर्थ कैसे बना था, फिर हम सोचेंगे अर्थ है तो यूनिवर्स कैसे बना था। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं जब हम इवोल्यूशन के बारे में सोचते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स की ओरिजिन से, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे लाइफ की ओरिजिन पे, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग कैसे एडवांस हुए। ठीक है, तो ह्यूमन इवोल्यूशन पे आकर के ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे आप इवोल्यूशन ऑफ मैन पे, उसके बाद हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। आज हम उसको पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। इसको इरेज कर दूं? ओके। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। देखो, अगर मैं यूनिवर्स की बात करती हूँ, यूनिवर्स आया कैसे, यूनिवर्स का ओरिजिनेट कैसे हुआ, तो इसके सपोर्ट में एक ही थ्योरी का ज़्यादा नाम आपने सुना होगा, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, क्या सुना होगा? बिग बैंग थ्योरी। बिग मतलब होता है बड़ा, बैंग मतलब एक्सप्लोजन। ठीक है, कोई बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है उससे रिलेटेड कोई थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं। कौन सी थ्योरी इसके सपोर्ट में है आपकी? बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी इसको सपोर्ट करती है। ठीक है, देखो हो गया, लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी क्या है? आपकी यूनिवर्स की ओरिजिन को सपोर्ट करने वाली थ्योरी है। सबसे पहले नहीं लेकिन सबसे वैलिड यही थ्योरी मानी जाती है आपकी। ठीक है, बिग बैंग, बैंग मतलब होता है एक्सप्लोजन, यानी कि कोई ब्लास्ट होना। ठीक है, कोई ब्लास्ट होना, कोई विस्फोट होना। तो कोई बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है जिसकी वजह से यूनिवर्स बना है, ऐसा ये थ्योरी कहती है। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं यूनिवर्स बना कब, तो यूनिवर्स बना था 20 बिलियन ईयर्स एगो। कब? 20 बिलियन ईयर्स एगो। बिलियन मतलब होता है 10 की पावर 9। अगर मैं लिखूं यूनिवर्स बना कब, तो यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था, मैं यहाँ पे सारी डेट्स लिखवा दी एक बार, जो भी आपकी ओरिजिन से रिलेटेड डेट्स हैं। अगर हम वो डेट्स जान लेंगे, उस डेट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं साइड में पहले वो डेट्स लिखवा दे रही हूँ, फिर मैं आपको बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन कर रही हूँ। कोई दिक्कत? ठीक है, याद हो गया मुझे। चलो चलो मेरे साथ साथ नोट कर लेना, ये जो भी नोट नहीं किया है ये मेरे साथ साथ नोट कर लेना। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिलियन में तो मतलब होता है 10 की पावर 9, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, कल मुझे ये याद चाहिए सबका, आप कोई नहीं कहेगा मुझे याद नहीं है, कल मुझे सबका याद चाहिए ये। BYE लिखने का मतलब बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, कोई ना, बनने दो। आज कोई भी शुभ काम करने जाओ ना तो उसके पीछे ज़रूर एक ना कुछ लगा रहता है मेरे। कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं ना कुछ ना कुछ लगा रहता है। खैर फिर भी वो हो जाता है आखिरकार, तो करते रहना चाहिए। चलो, परेशान होने से कोई मतलब नहीं है। देखो इधर, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो वो कब ओरिजिनेट हुआ था? 20 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, यानी कि 20 × 10⁹ ईयर्स एगो वो हुआ था। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें अर्थ कब ओरिजिन हुआ था, अर्थ का ओरिजिन, तो वो हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तीसरा बात करें अगर ओरिजिन ऑफ लाइफ, अर्थ पे लाइफ पहली बार कब आई थी, तो 4 बिलियन ईयर्स एगो वो आई थी। ठीक है, फिर बात करें अगर फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, ये कब आई थी? ये आई थी 3 बिलियन ईयर्स एगो, 3 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ पे पहली बार नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई थी। ये सब क्या है हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है, बस मैं चाहती हूँ ये डेट्स आप याद रखो, ये डेट्स याद रखोगे तो आपको आगे धीरे धीरे मैं इन सब का यूज़ बताऊँगी। अभी और भी डेट्स हमें याद करने हैं, पर फिलहाल इतना याद करो। ठीक है, अच्छा आ जाओ फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ पहली बार कब आई थी? 2 बिलियन ईयर्स एगो। और उनमें से जो यूकैरियोट है, 2 तरह की सेल होती है ना,
प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो यूकैरियोट वाला जो लिविंग सेल था, जो सस्टेन किया था कुछ टाइम तक, वो आपका आया था 1.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले, ठीक है। एगो मतलब पहले। देखो, तो ये चार्ट आप याद करना, मैं ज़रूर आपसे बार बार ये चार्ट पूछूंगी, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हमें आगे भी बहुत सारी डेट्स ऐसे याद करनी है। तो आपको ये याद होगा तभी हम आगे की चीज़ें याद कर पाएंगे। चलो देखो, एक और 2-3 चीज़ें वर्ड्स आपके एनसीईआरटी में जो लिखी हुई हैं, अगर आप एनसीईआरटी की अपने थ्योरी पढ़ोगे तो 2-3 वर्ड्स उसमें लिखा हुआ है, मैं वो वर्ड्स क्लियर कर देना चाहती हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि जो भी आपकी स्टेलर डिस्टेंसेस हैं, क्या स्टेलर डिस्टेंसेस, स्टेलर डिस्टेंसेस, स्टेलर डिस्टेंसेस का क्या मतलब होता है? दो स्टार्स के बीच की डिस्टेंस या किसी स्टार या प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस। कहने का मतलब है स्पेस में जो बहुत लंबी लंबी दूरियां हैं, ठीक है, तो वो आपकी स्टेलर डिस्टेंसेस। ये वर्ड आपको परेशान कर सकता है जब भी आप थ्योरी पढ़ोगे, तो मैं चाहती हूँ कुछ वर्ड्स ऐसे मैं क्लियर कर दूँ। तो आपका जो कहता है एनसीईआरटी, वो कहती है कि स्टेलर डिस्टेंसेस जो है ना, उसको हम लाइट ईयर्स में नापते हैं। किसमें? लाइट ईयर्स में। अब ये लाइट ईयर्स नाम से लग रहा है कि ये साल होगा, साल का यूनिट होगा, लेकिन ये साल का यूनिट नहीं है। लाइट ईयर्स डिस्टेंस का यूनिट है। किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। जो भी आपकी स्टेलर डिस्टेंसेस होती हैं ना, वो लाइट ईयर्स में नापी जाती हैं, ठीक है। तो आप एक काम करो, इस चीज़ को लिख लो, लाइट ईयर क्या होता है और लाइट ईयर कितना होता है, 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, इस चीज़ को आप नोट कर लो। पहली बात तो मैं लिख दूँ, स्टेलर डिस्टेंसेस, ये बिग बैंग थ्योरी अभी हम थोड़ी देर बाद देख रहे हैं, ठीक है। स्टेलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। स्टेलर डिस्टेंस मतलब दो स्टार्स के बीच की दूरी। धीरे से ऊपर लिख लिया करो जब भी कोई ऐसे वर्ड आए तो, ठीक है। स्टेलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। और लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर। देखो सुन लो पहले, लाइट ईयर क्या होता है? देखो, लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितनी दूरी तय करती है उसको हम क्या कहते हैं? 1 लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है। लाइट की स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ तक होती है, ठीक है। लेकिन इतनी स्पीड के बाद भी अगर वो एक साल तक अगर हम डिस्टेंस ट्रैवल करवाते हैं तो सोचो वो बहुत बड़ी दूरी होगी, ठीक है। तो क्योंकि हमें जो डिस्टेंस है, एसआई यूनिट हमारी क्या है डिस्टेंस की? मीटर है ना। अगर हम उसमें नापने गए तो पता नहीं कितना आ जाएगा। स्पेस के बीच की लाइट, अगर 2 स्टार्स के बीच की अगर हम डिस्टेंस नापना चाहें तो, इसलिए हम उनको लाइट ईयर्स में नापते हैं खास करके, ठीक है। तो देखो, 1 लाइट ईयर होता है डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9 × 10⁻15 मीटर। अनुराग दरवाज़ा खोलो। क्या करें, अपने हाथ में जो चीज़ नहीं है उसके लिए क्या कर सकते हैं। चलो देखो, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है? 9 × 10⁻15 मीटर होता है आपका, ठीक है। और एक लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। आप बहुत अच्छे से इसे ध्यान रखना कि लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है, आपकी ईयर्स की या टाइम की यूनिट नहीं है। ये बहुत अच्छे से आप याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक और बात एनसीईआरटी कहती है कि यूनिवर्स के कंपेयर में अर्थ एक स्पेक है। क्या है? स्पेक। स्पेक, SPECK, स्पेक। यूनिवर्स के कंपेयर में अर्थ क्या है? एक स्पेक है। इसका क्या मतलब हुआ कि यूनिवर्स के कंपेयर में अर्थ बहुत ही छोटी है। स्पेक मतलब होता है बहुत ही छोटा, ठीक है। तो आपका एनसीईआरटी कहती है कि यूनिवर्स के कंपेयर में अर्थ बहुत ही छोटा है, हमें पता है, लेकिन कुछ वर्ड्स उसने ऐसे यूज़ किए हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसे बताना पड़ रहा है आपको, ठीक है।
तो ये 3 चीज़ें एनसीईआरटी ने जो यूज़ कर रखी है, अगर आप पहला दूसरा पेज पढ़ोगे एनसीईआरटी का तो वहाँ आप फंस सकते हो, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो चलो ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की जो बिग बैंग थ्योरी है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।